हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2012 का प्रथम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो कि कक्षा 1 से 5 तक का है। ये पेपर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो सो प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले इसमें गद्यांश पढ़ना होता है। गद्यांश को पढ़कर ही इसके अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं। तो इसमें गद्यांश देख लेते हैं। मुझे मालूम न था कि भारत में तिलोनिया नाम की कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुनिश्चित तथा उसके 2 साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 ईस्वी में इस संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं। इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि इस शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, यानी आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। एक तीर्थ यात्रा, स्रोत भीष्म साहनी। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर आप लोगों को देना है। तो इसमें पहले चूज करते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, केवल उन्हें अनुशासित करना, या उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, या उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना। तो देखिए, गद्यांश के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाता है वह हो जाता है उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, लेखक का मानना था आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। या आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। तो इसका जो आंसर आपका हो जाता है, यानी कि
इसमें है लेखक का मानना था, देखिए कि समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर, देखिए गद्यांश में आपका है कि क्या था कि इससे पिछड़े गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेते थे और मेरे मन में स्वयं संशय उठने लगा, आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि लेखक का क्या मानना था। तो आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? संस्थापक की है, केवल गरीब और दलित महिलाओं की है, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की है, या गांव प्रधान की है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है उस गांव में रहने वाली सभी लोगों की है, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है, क्योंकि ये देखिए गद्यांश के अकॉर्डिंग आपके आंसर हैं। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मीय या परमात्मा। तो इसमें देखिए आत्मनिर्भर में आपका आत्म है, आत्मसम्मान में भी आपका आत्म है और आत्मीय भी आपका आत्म है, लेकिन परमात्मा में आपका आत्म नहीं है। इसलिए देखिए स्टार्टिंग में आपका आत्म नहीं, इसलिए आपका जो परमात्मा हो जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण है। तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है, वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहां के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तो देख लेते हैं, गद्यांश देख लेते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया गांव की भी कोई जगह है। तो क्या है, देखिए तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसका आपका जो पहला ऑप्शन है यानी कि ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, शताब्दी समास का उदाहरण है, बहुवीर है, दिग्गु है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है? तो इसमें देखिए शताब्दी, तो शताब्दी में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। क्यों है? तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उसे समूह का बोध होता है, क्या होता है उससे समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दिग्गु समास कहते हैं। शताब्दी, तो इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए प्रथम पद क्या है? तो संख्यावाची है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, गांधी जी को मान्यता नहीं देते थे, आत्मनिर्भर यानी गांधी जी ... को मान्यता नहीं देते हैं, तो आत्मनिर्भरता को या कर्मठता को या अकर्मण्यता को या सादापन को? तो गांधी जी के यानी गद्यांश के अनुसार गांधी जी अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते हैं, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संख्या यानी संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो आत्मनिर्भरता, स्वावलंब या अनुशासन या अनुशासित? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका देखिए अनुशासित संज्ञा नहीं है, बल्कि क्या है? अनुशासित। तो अनुशासित संज्ञा नहीं है, विशेषण है, और आत्मनिर्भरता, स्वावलंब और अनुशासन ये आपका क्या है? ये आपका संज्ञा है। उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन है, उपयोगी शब्द का विलोम है, तो उपयोगी का उपयोगी या अनुपयोगी या अनुपयोगी या उपयोगिता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह आपका हो जाता है अनुपयोगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, अनुपयोगी। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 15 में सबसे उचित विकल्प चुनना है, यानी कि जो 10 नंबर से 15 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो आपको कविता को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो देख लेते हैं, पहले कविता देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सुनता हूँ मैंने भी देखा,
काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। चांदी की रेखा ये किसकी है? देखिए सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। तो काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, या विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, या बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तो इसमें देखिए, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, तो क्या है? विपत्तियों के बीच आशा की किरण इसमें दिखाई देती है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, काले बादल प्रतीक है डॉट के, गर्मी से मुक्ति, जातिगत वैमनस्य, या आपका मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली, या आपका तूफान। तो इसमें आपका देख लेते हैं, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष, जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, तो जातिगत वैमनस्य। तो इसमें देख लेते हैं आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो जातिगत वैमनस्य आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो आपका अलंकार हो जाता है वो आपका उपमा अलंकार हो जाता है। देखिए, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या श्लेष अलंकार है। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाता है। क्यों हो जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में उपमा अलंकार है, जहाँ रूप रंग, क्या? तो रूप रंग आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु में समानता दिखाई जाती है। और यहाँ पर क्या है? काले बादल में रहती चांदी की रेखा, तो काले बादल से उपमा की गई है। किसकी की गई है? तो चांदी की रेखा से। तो इसमें क्या हुआ, वहाँ पर क्या कौन सा अलंकार हो गया? तो उपमा अलंकार हो गया। ठीक है ना। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जैसे कि उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और श्लेष अलंकार है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ग्रामर देखिए आती है, ग्रामर तो आती ही आती है। तो जो बेसिक ग्रामर है ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोगों को ही तैयार करने रहते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में इस पर डिस्कस करती हूँ कि जो इस तरह के क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद से करने होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि नहीं है, तो इसमें से जो है वो आपका गलत होगा, लेकिन जो नहीं है वही आपका सही होगा। तो जलज हो गया, जलद हो गया, घन हो गया, या पयोधर हो गया। तो बादल का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपका जलज हो जाता है। और जलज है किसका? जलज आपका कमल का पर्यायवाची है। किसका है? तो जलज आपका कमल का पर्यायवाची है। और आपका जलद हो गया, घन हो गया, पयोधर हो गया, तो ये आपका ये जो पर्यायवाची है ये बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। तो परतंत्र है, गुलाम है, परतंत्रता है, या पराधीनता है। तो स्वतंत्रता शब्द का विलोम, विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा, जैसे कि अच्छे का बुरा, काले का गोरा, इस तरीके से क्या हो गया? स्वतंत्रता का विलोम शब्द है क्या है? तो परतंत्रता, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, क्या यानी कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? तो बादलों को, बिजली को, आशा की किरण को, या निराशा को। तो हम लोग पहले जो लाइन्स हैं उनको देख लेते हैं।
काले बादल में रहती चांदी सी रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा काले बादल में हंसती चांदी सी रेखा, यानी कि चांदी की रेखा। तो किसके बारे में? तो बादल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? तो बादलों को, यानी कि 15 नंबर का जो आंसर आपका हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि बादलों को। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका भाषा स्वयं, यानी भाषा स्वयं में संप्रेषण का एकमात्र साधन है, या एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या एक जटिल चुनौती है, या एक विषय मात्र है। तो इसमें क्या है? भाषा स्वयं में क्या है? तो संप्रेषण का एकमात्र साधन है। क्या है? तो संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ना कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है। एक जटिल चुनौती है, जहाँ पे जटिलता ऐसी इस तरह का कुछ आता है तो आप इसको कट कर दें, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। एक विषय मात्र है, तो यह एक विषय मात्र नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, तो ऐसा तो नहीं है, और यहाँ पे केवल भी हो गया तो आपका ये रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद केवल मुद्रित सामग्री में होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, तो जी हाँ, भाषा का प्रयोग जीवन के संदर्भों में, यानी कि विभिन्न संदर्भों में होता है, तो आपका ये राइट हो जाता है। उसके बाद डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, केवल यानी केवल परीक्षा में होता है, तो ऐसा भी नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ठीक है ना। इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि बच्चों को केवल क्या कराना चाहिए? लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ना कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश, यानी जो बहुत सरल परिवेश यानी भाषा है उसका परिवेश, या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, तो आपके ये रॉन्ग हो जाते हैं। इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी बच्चों को केवल भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात कहना सीखना, या दूसरों की बात समझना सीखना, या अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है तो दूसरों की बात समझना सीखना, यानी कि देखिए जब आप भाषा का प्रयोग करेंगे, भाषा को जानेंगे, तो क्या होगा? जब हम दूसरों की बातों को सुनेंगे तभी तो हम उसके विचार जान पाएंगे ना। तो इस तरह से क्या होता है कि दूसरों की बात समझना सीखना, हमें जब दूसरों की बात समझना है तभी भाषा को सीखना ही पड़ेगा, और जब हमें अपनी बात दूसरों से कहना है तब भी हम भाषा के द्वारा ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात हो रही है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो जहाँ पे कठोरता की बात हो तो वो तो आप देख के ही इसको कट कर दें, क्योंकि ये तो आपका नेगेटिव हो गया। अब आपके बच्चे 3 ऑप्शन, तो इसमें से भाषा की पाठ्य पुस्तक, तो भाषा एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो पाठ्य पुस्तक तो ये भी आपका गलत हो जाता है। भाषा का आकलन,
तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना, जहाँ पे अवसर की बात आए उससे बेस्ट आंसर आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप बच्चों को अवसर देंगे बोलने का, बात करने का, सीखने का, उस तरह का उसको परिवेश देंगे, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाता है। तो जो आपका आंसर हो जाता है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना, तो आपका राइट आंसर हो जाता है। इस अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? तो देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है कि भाषा की कक्षा में, एक भाषा की कक्षा में है और शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, मतलब क्या चाहता है बच्चों से। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, तो बंधे बंधाए जवाब दें मतलब एक जैसे कि करेक्ट बस जवाब दे ही दें, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो क्या ये सवाल देखिए क्या, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, तो अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों के पास तो अभी प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो अभी बच्चों को मातृभाषा ही आती है और वो अपने घर से मातृभाषा लेकर गए हैं और आप उसी को प्रयोग ना करने के लिए कह रहे हैं, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, यानी बच्चे क्या है, सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, तो ये आपका राइट हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया तो बच्चे उसका जैसे भी आंसर दें तो आपको तो उसको मानना होगा, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे तो भी सीख रहे हैं। अगर आप उनको रोकोगे, टोकोगे, उनको बोलने से मना कर दोगे या उनकी मातृभाषा में जवाब देने से मना कर दोगे, तो बच्चे क्या होगा, क्या होता है कि बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हालांकि अब तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि आप बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, आँख तक नहीं दिखा सकते, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मातृभाषा को भी आपको वरीयता देनी है और उसके बावजूद बच्चे जैसा भी जवाब दे रहे हैं उसको आपको मानना है। भले वो बच्चे गलत जवाब दें, लेकिन क्या होता है कि आप उसको बच्चों को उसको सही करने का मतलब तरीका बता सकते हैं कि किस तरीके से ये सही किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को तो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो जो भाषा के व्याकरण की समझ को किस तरह से आंका जाना चाहिए, तो निबंधात्मक, किसके द्वारा, तो निबंधात्मक, ना कि आपका संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ, तो केवल यहाँ पे आ गया तो आपका गलत हो जाता है, और केवल लघुत्तरीय प्रश्न, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, तो केवल शिक्षक पद्धति है या केवल साहित्यिक गतिविधियां या भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं या भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो इसमें प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल शिक्षण पद्धति है। क्या है, तो केवल शिक्षण पद्धति है। इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सदैव प्रयोग तो नहीं ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्राथमिक विद्यालय में आए हैं, उनकी एंट्री हुई है, तो आप उनको मान्यता दें, किसकी, तो मातृभाषा की। लेकिन सदैव मतलब जब तक वो पढ़े
तब तक मातृभाषा और कोई भाषा सिखाई ही ना जाए, तो ये चीज़ तो नहीं सही है, तो ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, तो मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होगा, फिर कैसे बच्चे सीख पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो मातृभाषा ही वो लेकर आते हैं, उनके पास मातृभाषा ही है। उसके बाद है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो हाँ, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए मातृभाषा को तो समुचित सम्मान देना ही देना है, और उसके अतिरिक्त आप उसको क्या करो कि मानक भाषा से भी परिचय कराओ। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को हिंदी भाषा आती है, अब उसको उर्दू भाषा का ज्ञान देना है, तो क्या है, उसको सिखाना है, तो उसको मातृभाषा में तो वो निपुण है, मातृभाषा तो वो जानता है, लेकिन उसका सम्मान करते आप उसको मानक भाषा से भी परिचित कराएं। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और देखिए डी ऑप्शन जो आपका है वो है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के ही पुरस्कृत करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, या भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। देखिए जहाँ पे क्या है, जहाँ पे भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना तो अच्छी बात है, व्याकरण सीखने पर आपने बल दिया तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना ये भी नहीं आपका ठीक है। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना हो, ये तो कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि गलतियां क्या होती हैं, जब बच्चा सीखता है तो वो गलती ज़रूर करता है, क्योंकि बच्चे बड़े भी गलती करते हैं, क्योंकि गलतियों से क्या होता है, चीज़ें सीखी जाती है तो इसको मान्यता दी जाती है। ये आपका नेगेटिव नहीं है, गलतियां करना आपका पॉजिटिव है, गलतियां करनी चाहिए बच्चों को, और गलतियां करके ही बच्चे सीखते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना हो। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। तो त्रुटियां देखिए सीखने का एक, जैसे जब बच्चे सीखते हैं तो त्रुटियां ज़रूर करते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, तो ये आपका गलत हो जाता है, और ये आपका सही हो, यानी भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। आपका देखिए बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डॉट से संभव है। तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो या उत्तर पुस्तिका। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना। तो लेखा जोखा रखना तो आपका पोर्टफोलियो हो जाता है। इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें बच्चों के जो लेखा जोखा होता है उसको रखा जाता है, किसमें, तो पोर्टफोलियो में। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, या अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तो आपका जो ए ऑप्शन है यानी कि साधन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, तो साधन है जिसके माध्यम से भाषा सीखी जाती है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है श्रुतलेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो इसमें श्रुतलेख है, बच्चों की भाषा की बात यहाँ पे हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो भाषा की बात हो रही है। भाषा के आकलन का सबसे अच्छा यानी कि सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है, तो
तो क्या श्रुतलेख है? तो आपका ये गलत हो जाता है। लिखित परीक्षा, तो परीक्षा की तो यहाँ पे भी बात ही नहीं हो रही है। प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्योंकि जब बच्चों से जब बच्चों को क्या होगा, बच्चों की भाषा के आंकलन में सर्वाधिक प्रभावी तरीका यही है कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। उसके बाद क्वेश्चन है आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो पाठ्य पुस्तक है या भाषा का शिक्षक है या भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है या भाषा का व्याकरण है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं या बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तो जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो भाषा सीखने के यानी भाषा सीखने में साधक हैं। क्या है? तो साधक हैं, ना कि बाधक हैं। त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं, पढ़ने के यानी बड़ों के पढ़ने की वस्तु, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने के साधन होते हैं, यानी कि ये साधक हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक आपका पेपर ये सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।